हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था, अब ये नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 32 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट है, इस पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए भी आप, ये हमारी वेबसाइट है study247.in, इसको विजिट कर सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई नए अपडेट्स हैं वो भी यहाँ शेयर किए जाते हैं। अभी कोई न्यूज वगैरह कुछ आता है तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। किस भारतीय को हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है? अभी चंद्रयान 3 है, ये सक्सेसफुल कब लैंड हुआ था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। तो ये साउथ पोल पे लैंड किया था इसने 23 अगस्त 2023 को। और उसी के लिए ये जो IAF है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इसने विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? एक क्वेश्चन इस तरीके का देखा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 280 है, ये वित्त आयोग से संबंधित है। या तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन का। जो 16वां वित्त आयोग है उसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ये 31 दिसंबर 2023 को अपॉइंट किया था 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। देखिए, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसके बाद वाइस चेयरमैन होता है नीति आयोग का। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया को ही अब 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ये कब से लागू होगा? ये देखिए, 16वां वित्त आयोग है, 1 अप्रैल 2026 से लागू, ये 5 साल के लिए होगा। 1 अप्रैल 2026 से, और 5 इयर्स के लिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए रहेगा। अब इसमें 4 मेंबर हैं, ये कमीशन में अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें से 3 मेंबर फुल टाइम है। अजय नारायण, एनी जॉर्ज, इसके अलावा मनोज पांडा और सौम्यकांति घोष। तो देखिए, जो अजय नारायण झा हैं, ये 15वें वित्त आयोग के भी मेंबर थे, और ये एक्सपेंडिचर में फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हुए हैं। ये फुल टाइम मेंबर है अजय नारायण झा। अगर बात करें श्रीमती एनी जॉर्ज की, तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रही है एक्सपेंडिचर में, और ये भी फुल टाइम मेंबर है। मनोज पांडा की बात करें, मनोज पांडा ये फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, एंड ये जो CESS है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, हैदराबाद में है, ये उसके डायरेक्टर रहे हुए हैं। ये भी फुल टाइम मेंबर है। डॉक्टर सौम्यकांति घोष है, ये ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और ये पार्ट टाइम मेंबर है, फुल टाइम मेंबर नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो देखिए 15वां वित्त आयोग रहा है, ये इसने रिकमेंडेशन दी थी 2000 कोविड के टाइम पे 2020-21, और फिर उसके बाद में 21 से 26। और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन, 15वां वित्त आयोग कब अपॉइंट किया था? 2017 में अपॉइंट कर दिया गया था, और उसके चेयरमैन थे NK सिंह। ये बात कर रहे हैं हम इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसकी, 15th फाइनेंस कमीशन की। और ये 16th फाइनेंस कमीशन है जो 31 दिसंबर 2023 को अपॉइंट किया है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया है। ये 2026 से और 2031 तक के लिए अपॉइंट किया है। आज इसमें ये 4
3 फुल टाइम मेंबर और 4 ये एक है जो पार्ट टाइम मेंबर है, श्री अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और आर्टिकल 280 यही कहता है कि एक वित्त आयोग होना चाहिए। स्टिलवेल रोड भारत को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ये रोड आजकल काफी चर्चा में है। ये स्टिलवेल रोड है, देखिए ये बनाया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे। एक अमेरिकी कमांडर था, उसने ये रोड बनाया था और उसका नाम स्टिलवेल ही था और उसी के नाम पे ये रोड बना था। ये रोड है, ये जोड़ता है भारत को चीन से। भारत में लेडो है और म्यांमार के रास्ते चीन में जो कुनमिंग है उसको जोड़ता है। जो म्यांमार के माध्यम से हम चीन से जोड़ता है भारत को, वो यही रोड है। आजकल ज्यादातर दुनिया का ध्यान इसी रीजन में है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। मेरिनर 10, बेपी कोलंबो, नोजोमी, प्लेनेट बी। और ये किससे संबंधित है? ये देखिए जो मेरिनर 10 है ये बिल्कुल सही है, बुध पे नासा ने ही भेजा है। ये मेरिनर 10 है, बुध ग्रह पे भेजा गया, ये पहला अंतरिक्ष यान था और ये एक ही मिशन में 2 ग्रह का अन्वेषण करने वाला पहला मिशन था मेरिनर 10, जिसमें नासा ने बुध और शुक्र दोनों पे मेरिनर 10 भेजा था और ये बुध पे भेजा गया पहला मिशन है मेरिनर 10, ये ध्यान रखना आपको। बेपी कोलंबो है, बेपी कोलंबो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसका बुध ग्रह से संबंधित एक जॉइंट मिशन है। तो ये भी यूरोपियन और जो जापान का है उनका जॉइंट मिशन है ये बुध पे। नोजोमी, नोजोमी जो है ये जापान का पहला मंगल पे भेजा है इन्होंने अपना मिशन। तो नोजोमी चाइना का नहीं है, जापान का है। तो इस हिसाब से 20 का करेक्ट आंसर आएगा। सही पूछा है, पहला और दूसरा सही मैच कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। इसमें कंजूसी मत कीजिए, इससे सपोर्ट बना रहेगा आपका। और ये वेबसाइट हमारी, इस पे आपको आपके स्टेट से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित फ्री में मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किसका लेख था? ये लेख था जो अरविंदो घोष का था और इसमें पहला एग्जाम्पल था ये जो कांग्रेस के भीतर अतिवाद का ये पहला एग्जाम्पल था। और ये लेख श्रृंखलावाइज लिखा गया था, एक सीरीज में लिखा गया था ये लेख, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंदो घोष का। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा था? जो प्रियम्बल है उसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहा था कि यही है आधार संरचना। ये एसआर बॉम्बे केस था, उसमें कहा गया था। ये काफी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। और इसमें जो स्पेशली आर्टिकल 356 की बात करें या फिर यूनियन और जो स्टेट हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उनकी बात करें, आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की बात करें, और इसका जो केंद्र और राज्य के संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उन पे काफी इफेक्ट हुआ था इस डिसीजन के बाद में। एसआर बॉम्बे केस, ये एसआर बॉम्बे है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के विषय में गलत है? गलत पूछा गया है सी राजगोपालाचारी के विषय में। देखिए सी राजगोपालाचारी है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है।
उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की थी, स्वतंत्र पार्टी जिसे कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया था, ये सही नहीं है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर नहीं थे, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर बने थे। सिराज गोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी रहे हुए थे ये। तो बी ये गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, क्योंकि गलत ही पूछा हमसे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का 5 ईयर प्लान का पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। 1956, 57 ये सेकंड 5 ईयर प्लान था और उसके बाद में 1960, 61 ये टाइम रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। और इसके जो योजनाकार थे पीसी महालनोबिस थे, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें काफी चीजों को लिया गया था कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हो, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उस पे फोकस हो, उद्योग परिवहन, ये पहली पंचवर्षीय योजना में था उद्योग परिवहन। तो भारत के संवैधानिक मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समिति का अध्यक्ष था? जो संवैधानिक मसौदा तैयार करना था, तैयार किया और उसकी जांच के लिए, संवैधानिक मसौदा हुआ उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो संवैधानिक मसौदे की जांच के लिए कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है वो मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या घनत्व है, पहले तो हम देख लेते हैं भारत का ही कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की सेंसस की बात करें तो देश का पॉपुलेशन डेंसिटी था 382। अब हमसे पूछा है कि सबसे कम किस स्टेट का था, किस प्रदेश का था, तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था, ये 17 था, ओनली 17। और हाईएस्ट किसका था? हाईएस्ट था ये दिल्ली का था, दिल्ली का, कि सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये लगभग 11,000 के आसपास था, अब ये और बढ़ गया होगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। और बाकी तो अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए थ्रोली। अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं उसके बाद आपको ना कोई बुक पढ़नी है, ना कोई नोट्स, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो टेस्ट सीरीज में दिया जा रहा है वो पढ़ना है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिलता है आपको, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलता है, सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं, वीडियोज मिल जाते हैं। तो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन भी करवाया जाता है। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता एवं द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया? पावर सेपरेशन की बात हो रही है, संघीय संरचना होगी, प्रांतीय स्वायत्तता होगी, ये कहां से लिया गया है? तो ज्यादातर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वहां से ही ली गई है। मुद्रास्फीति और धन की क्रय शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन की क्रय शक्ति के संबंध में पूछा गया है। देखिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो जो धन की क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इसमें धन की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं कमी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा देशवन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है?
देखिए पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैस है सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज देख लेते हैं वो कौन सी है। तो जो इंपॉर्टेंट है H2O, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल वाष्प, वाटर वेपर। इसके अलावा आप देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन है CH4, या फिर हम देखें ओजोन है O3, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है कुछ इंपॉर्टेंट। अब इनका योगदान कितना है, अगर वाटर वेपर की जलवाष्प की बात करते हैं हम H2O की, तो ये 36 से, और इसका 72% कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज में जो है H2O की बात कर रहे हैं। CO2 की बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका 9 to 26% इसका कंट्रीब्यूशन है। मीथेन की बात करें हम तो 4 to 9% मीथेन का है। इसके अलावा हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का कंट्रीब्यूशन 3 to 7% है। तो ये टॉप के 4 आपको ध्यान रखने हैं सबसे ज्यादा। अगर आपसे सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि ज्यादा से कम में बताइए, तो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, फिर बाद में है ये। तो इसी हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा इसका। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। और हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला था, अभी इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज भी घोषणा भी हुई है। अगर पॉसिबल होगा तो किस फील्ड में जिन जिन को मिला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अदरवाइज वेबसाइट पे अवेलेबल है, इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां कंप्लीट लिस्ट है किस फील्ड में किसको मिला है। और न सिर्फ नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। बुशमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है? एक क्वेश्चन इस तरीके से जो जनजाति है उसका आता है, और ये पिछले 5-6 साल का जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पूछा जाता है। जो जनजाति है जो चर्चा में रहती है उसका पूछ लिया जाता है। बुशमैन जनजाति ये अफ्रीका में से है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे, इनमें निवास करती है मेनली। तो ये अफ्रीका से है बुशमैन का। अगर देखा जाए तो बोत्सवाना है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, अंगोला है, जिम्बाब्वे है, इसमें पाई जाती है बुशमैन जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित है? मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित कौन सी कमेटी है? देखिए अभी जो चाहे हम बात कर ले जीएसटी की, जीएसटी की रिकमेंडेशन भी इसी कमेटी ने की थी कि जीएसटी होना चाहिए ताकि सबको, और उस जीएसटी का भी काफी फायदा मिलता है राज्यों को, उसका टैक्स का पैसा मिलता है और हर महीने वो उसमें इंक्रीज होता ही जा रहा है। और इससे क्या हो गया, ये जीएसटी ऑनलाइन हो गया तो इससे एक चीज और हो गई है कि जो पहले जो इससे रिलेटेड जो ऑफिसर थे जो इरेगुलरिटीज करने पे वो अपने लेवल पे निपटा लेते थे एक तरीके से ब्राइब वगैरह करके, वो पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन हो गया सारा। तो स्टैंडर्ड जो मानक कटौती है, या फिर हम बात कर ले इनकम टैक्स की, जो आईटी स्लैब है कि इतनी रेंज है आपकी, 2 लाख से ज्यादा इनकम है, 4 लाख से ज्यादा है, 6 लाख से ज्यादा है, या 10 लाख से ज्यादा है, तो इस पे इतना टैक्स होना चाहिए, इस पे इतना टैक्स होना चाहिए। ये भी इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था, और ये कमेटी थी विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी ने ही इसको कि छूट में क्या बदलाव होना चाहिए, कर में, कर छूट में क्या बदलाव हो, क्या टैक्स स्लैब हो, ये सब इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, विजय केलकर कमेटी। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और जो विंध्य क्षेत्र है इसके बीच में पड़ता है ये मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है।
लगभग ये 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से किससे संबंधित है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना की थी, जून 1905 में, 12 जून 1905 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए यह संगठन बनाया गया था और इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किया गया था? देखिए, जो मालेगांव कमेटी है इसका गठन किया गया था सेबी के द्वारा। किसने किया था इसका गठन? सेबी ने इसका गठन किया था और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1995 में। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पुरानी कमेटी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पूछे जाते हैं। और इसीलिए जो पहली कमेटी बनी इकोनॉमिक रिफॉर्म से या किसी से भी रिलेटेड, उससे लेके और आपको जो लेटेस्ट है 2024 या 25 आपका एग्जाम जब तक हो, जब तक कि सभी कमेटियों को इसी तरीके से एक एक करके करवा दिया जाएगा और वो आपके लिए इजी भी रहेगा याद करना। तो आपको ध्यान रखना है, मालेगांव कमेटी का गठन सेबी ने किया था और ये 1995 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसने रिकमेंड किया था कि जो प्राथमिक पूंजी बाजार है उसमें सुधार की जरूरत है, प्राथमिक पूंजी बाजार में सुधार की जरूरत है, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। समाचारों में आने वाला बुडापेस्ट कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये किससे संबंधित है? ये बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 में हुआ था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसका उद्देश्य था जो साइबर क्राइम है उसको रोकना। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क से संबंधित जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पे केंद्रित है बुडापेस्ट कन्वेंशन। और ये आजकल कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है बुडापेस्ट कन्वेंशन, क्योंकि ज्यादातर आजकल साइबर क्राइम ही हो रहा है, ये काफी बढ़ चुका है। और ये 2001 में तो ये संधि हुई थी, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 2004 में लागू किया गया था बुडापेस्ट कन्वेंशन को, साइबर अपराध के लिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ है, समुद्री प्रदूषण की या जो डंपिंग है, समुद्र में जो अपशिष्ट की डंपिंग की जाती है उसको रोकने के लिए एक 1972 में लंदन कन्वेंशन हुआ था। लंदन कन्वेंशन, देखिए क्या होता है कि जो कचरा है वो समुद्र में ज्यादा जाता है तो फिर वो किसी न किसी जो कोस्टल कंट्री है वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, उससे कई बीमारियां फैलती है। तो इसी के लिए 1972 में लंदन कन्वेंशन हुआ था समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए। अगर हमसे पूछ लिया जाता है विमानन क्षेत्र से संबंधित कौन सा कन्वेंशन हुआ है, तो विमानन जो हवाई क्षेत्र है, विमान पंजीकरण हो या उसकी सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, उसको लेके और एक कन्वेंशन हुआ था शिकागो कन्वेंशन। और ये शिकागो कन्वेंशन हुआ था 1994 में। ये विमानन क्षेत्र से संबंधित चीजें हैं उनको लेके हुआ था। अगर पूछा जाता है कि जो खतरनाक और अपशिष्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका, तो जैसे कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड खतरनाक हो या फिर अदर जो है हैजार्डियस अपशिष्ट हैं उनको लेके जो इंटरनेशनल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था 1989 में। और ये कन्वेंशन था बेसल कन्वेंशन, और जो बाद में बेसल कन्वेंशन 1992 में जाके लागू हुआ था। उम्मीद है मुझे ये चारों आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जाएगा तो आप इसको सही करके आएंगे। कभी कभी समाचारों में रहने वाला पद स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किससे संबंधित है? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये WTO का है। WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसमें जो विकासशील देश हैं उनको स्पेशल राइट्स मिले, या जो विकासशील देश या अदर जो मेंबर हैं उनका व्यवहार उनको निर्देशित करना, ये सब इसमें शामिल है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। किसी को स्पेशल राइट्स मिले, किसी का ट्रीटमेंट डिफरेंशिएट हो,
इस तरीके की चीजें हैं, जैसे विकसित देशों के साथ ताकि वो विकसित देश है उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उनकी प्राप्ति कर सके, या जो सब्सिडी है न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिल सके, इसलिए WTO का है SNDT बोलते हैं इसको, SNDT, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कैस सैयद को अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर के महीने में ही, और ये राष्ट्रपति बने हैं ट्यूनीसिया के। और कैस सैयद ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ट्यूनीसिया के। इससे पहले ये 2019 में भी राष्ट्रपति का चुनाव जीता था इन्होंने। उस टाइम अराउंड 60% वोटिंग हुई थी जब इन्होंने चुनाव जीता था, और अभी जो चुनाव हुआ है अक्टूबर 2004 में ये जीते हैं, तो 25% टोटल वोटिंग हुई है। वहां पे 25% लोगों ने वोट किया है, और उस 25% में से लगभग 90% वोट कैस सैयद को मिले हैं। ट्यूनीसिया की हिस्ट्री में सबसे कम वोटिंग हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है? देखिए, एक तो पूछ लिया जाता है आपसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दूसरा मेनलैंड का पूछा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो जो मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु है ये है कैप कॉमरिन, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु वहां पे है ये। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस होता है इसमें 32 बिट्स होते हैं। देखिए, आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे हर डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। वो एक न्यूमेरिकल लेवल होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, और कम्युनिकेशन के लिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता भी है ये। जैसे आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस पहचान और स्थान को संबोधित करना। दो काम होते हैं इसके, नेटवर्क इंटरफेस पहचान करना, और एक तो कौन से नेटवर्क से है और दूसरा लोकेशन। ये आईपी एड्रेस से ही पता चलता है। पहले जो आईपी एड्रेस था IPv4 ही था, उसमें 128 बिट्स का यूज किया जाता था। लेकिन अभी जो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का संस्करण 4 है, इसको IPv4 बोला जाता है। इसमें अभी 32 बिट्स यूज लिए जा रहे हैं। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से, देखिए ये कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर कौन सी विधि में दिया गया है ज्ञान तक पहुंच के लिए? तो देखो, वैज्ञानिकों ने कभी कभी क्या है, अध्ययन के टाइम पे कई चीज का गहन बोध हासिल करने के लिए एक तो आगमनात्मक और दूसरा निगमनात्मक, दो विधियों का जो मिक्सचर है और इन दोनों विधियों का जो संयोजन है उसका यूज करके ही अभी जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस रिसर्च, इसकी नींव रखी है। तो ये आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों का जॉइंट है, वो है वैज्ञानिक विधि, मॉडर्न वैज्ञानिक विधि। ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ या फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ या संयुक्त रूप से। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबसाइट विजिट कीजिए। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।